हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका RS क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से यूरोप में राष्ट्रवाद, जो मैंने 2 प्रश्न लिया है। चलिए मैं इस दोनों प्रश्न का मतलब आपको समझा। सबसे पहले प्रश्न ये उठा है, यहाँ पर कहता है कि गैरीबल्डी के कार्यों के यानी कि चर्चा करें, यानी गैरीबल्डी के कार्यों की चर्चा करें। यह हिस्ट्री का चैप्टर नंबर इसमें क्वेश्चन से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गैरीबल्डी क्या है। तो गैरीबल्डी जो है पेशे से एक जो है मतलब सोचा जाए तो एक अच्छी विचार विमर्श रखने वाला व्यक्ति था, जो वो हिंसा के यानी कि वो हिंसा के खिलाफ थे और अहिंसा को वो बहुत अपनाते थे। यानी जिस तरह हमारे जो है इंडिया में यानी भारत में जैसे महात्मा गांधी यानी वो क्या थे, हिंसा के वो खिलाफ थे और अहिंसा के वो पुजारी थे, ठीक है। यानी वो हिंसा के खिलाफ थे और अहिंसा के वो पुजारी थे, जिसमें हिंसा ना हो वो उसी चीजों को। तो उस तरह से एक आई थी गैरीबल्डी के बारे में। तो गैरीबल्डी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गैरीबल्डी को लाने का इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था ना, वो विक्टर एनुमल था, जो कि इसी टॉपिक पे आएगा। असल में वहां पर जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं ना, सिसिली और नेपलस, तो इटली के एक प्रांत राज्य में था। यानी इटली के प्रांत में ही दो आते थे। वो आते थे यानी कि सिसिली और नेपलस। ये दोनों पे जो है बुर्बो राजवंश का कब्जा था, ठीक है। और इसी बुर्बो राजवंश से बचाने के लिए विक्टर एनुमल वहां के राजा थे, लेकिन वो नहीं पा रहे थे। यानी उनसे हमेशा हार जाते थे। किससे? बुर्बो राजवंश से। क्योंकि बुर्बो राजवंश ज्यादा चालाक और चतुर और कूटनीति और बहुत ही शातिर माइंड का था, जिस वजह से विक्टर एनुमल जो है वहां हारने पे मजबूर हो जाता। तो उसने क्या किया, उसने अपने दिमाग से उसने क्यों ना वो सोचा कि इसकी अगर मैं मदद अगर गैरीबाल्डी से ले लूं तो गैरीबाल्डी मुझे इसमें जीत दिला सकता है और बुर्बो राजवंश को हरा सकता है। और मैं जो इटली के 2 प्रांत जो है, यानी 2 प्रांत यानी मतलब कहा जाए तो दोनों का जिंदा रहने वाला 2 राज्य था, यानी सिसिली और नेपलस। तो ये इटली के ही प्रांत में थे, इटली के अंदर ही थे। ये कौन थे? यानी कि सिसिली और नेपलस। तो सिसिली और नेपलस जो चले विस्तार से आपको हम समझाते हैं। तो कहता है कि गैरीबल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा अपने सेवकों की एक सेना का संगठन बनाया। सबसे पहली बात, गैरीबल्डी ने विक्टर एनुमल से कहा, आप बुर्बो राजवंश को हराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने कर्मचारियों को, जितने भी मेरे कर्मचारी हैं उनको, और साथ में मेरे जितनी भी सेवक यानी जो मेरे कार्यकर्ता, जो काम करने वाला है, जो लोग मेरे साथ इर्द गिर्द में जो रहते हैं, उन सभी लोगों को लेकर के अगर मैं एक सेना का गठन बनाता हूं तो मुझे उम्मीद है कि इटली के 2 राज्य जो है सिसिली और नेपलस, जिस पे कब्जा करके बुर्बो राजवंश रखा है, मैं उसे हरा सकता हूं। तो उसने क्या किया, अपने साथ कर्मचारियों और सेवकों को अपने साथ नियुक्ति किया, सबको इकट्ठा किया। सबसे बड़ी बात है कि वो कर्मचारी और वो सेवक जो उनके जो गैरीबल्डी के आसपास जो कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, वो कितने खुश हुए होंगे जब उनसे कहा होगा कि आप सबको सेना में भर्ती किया जा रहा है और सेना में भर्ती करके आप लोगों को, यानी इटली के प्रांत में 2 राज्य है जिसका नाम है सिसिली और नेपलस, इस दोनों को आजाद कराना है। किससे? बुर्बो राजवंश से, ठीक है। तो सुन लीजिए, उसने अपनी सेना बल से इटली के प्रांत सिसिली और नेपलस, ध्यान से सुनिएगा, सिसिली और नेपलस किसके प्रांत में? इटली के प्रांत, यानी इटली के अंदर 2 राज्य थे, सिसिली और नेपलस पर आक्रमण कर दिया। यानी सिसिली और नेपलस पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कौन किया? गैरीबल्डी और गैरीबल्डी के बनाए गए द्वारा में सेना, यानी उनके बनाए द्वारा गए यानी कि सेना। फिर क्या कहता है, और बुर्बो राजवंश की निराशाजनक शासन से, ठीक है। यानी कहने का मतलब, जब आक्रमण किया तो बुर्बो राजवंश की तो हार होनी ही है, और जब बुर्बो राजवंश हार जाएंगे
तो बुर्बो राजवंश क्या करेंगे, सेनाओं से ज्यादा काम लेगा। और सेना तंग आके क्या कहेगा कि भाई मेरा तो जो राजा जो है, जो मेरा मालिक है, वो तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बेवजह फालतू में मुझे परेशान कर रहा है और मुझ पे काम लोड दिए जा रहा है और काम जरूरत से ज्यादा लिए जा रहा है और अनाज मुझे कम दे रहा है, वेतन मुझे कम दे रहा है, वेतनमान कम दे रहा है, ठीक है, यानी कम पैसे में ज्यादा मेहनत करवा रहा है। यही बात से बुर्बो राजवंश की निराशजनक शासन से तंग होकर गैरिबल्डी की सेना में शामिल हो गए। कौन, बुर्बो राजवंश के यानी कि सेना, ठीक है। और गैरिबल्डी ने वहां के लोगों के लिए शांति स्थापित कर दिया और वहां के राजा विक्टर एमुनुएल को राजगद्दी सौंपकर वो आम किसानों की जिंदगी बिताने लगा। इसीलिए गैरिबल्डी के कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देख, गैरिबल्डी चाहता तो विक्टर एनुमल को भी कह सकता था कि मुझे भी इस सत्ते में रहने दीजिए, पर उसने सत्ता की लालच नहीं किया। उसने जनता की भलाई के लिए, उसने जनता के लिए और इटली के प्रांत में सिसिली और नेपल्स के लोगों को खुशी और उत्साह देने के लिए और आजाद रहने के लिए और स्वतंत्र होने के लिए उन लोगों को मदद किया और वो खुद वहां के राजा विक्टर एमुनुएल को अपना जा करके और राजशाही गद्दी सौंप करके वो चले गए। उसने जरा सा भी लालच नहीं किया। अगर बिहार बोर्ड में आपसे पूछ ले कि गैरिबल्डी के कार्यों की चर्चा करें तो आप उनके कामों को, जो जो काम उसने किया, उन सारे कामों को आप यहाँ पर दर्शा देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विलियम प्रथम वहां के राजा थे पर बिस्मार्क वहां का राजा नहीं था। लेकिन विलियम प्रथम को मालूम था कि अगर मुझे जर्मनी को अगर आजाद कराना है तो मुझे रक्त और लौह नीति अपनाने वाले व्यक्ति को लाना होगा, जो कि बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ उसे जीतना आता हो। और सच्चाई यही है, जीतने वाले लोग कभी हारने का चिंता नहीं करता है, क्योंकि जीतने वाला सिर्फ जीतने का जश्न मनाता है। इसीलिए जो जीत का ख्वाहिश रखता है वो जीत की ओर जाता है, वो कभी हार की निश्चित नहीं करता। इसीलिए विलियम प्रथम बहुत ही चालाक और चतुर यानी कि शासक थे। वो जानता था कि अगर मुझे जीत चाहिए और अगर मुझे जर्मनी की एकीकरण अगर चाहिए तो मुझे उसके लिए अपने जर्मनी के अंदर मुझे सबसे पहले बिस्मार्क को लाना होगा, क्योंकि बिस्मार्क ही एक ऐसा व्यक्ति है जो वो निर्डर और निर्भय है। वो हमेशा रक्त और लौह की नीति बात करता है। वो लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ राष्ट्रीय व्यवहार करता है, राष्ट्र की भावना पहुंचाता है, लोगों से प्रेम और आदर करता है और कूटनीति ख्याल रखने वाले लोगों के साथ रक्त और लौह का इंतजाम करता है। रक्त का मतलब होता है खून और लौह का मतलब होता है तलवार, यानी वो तलवार और खून से बात करता था। कौन? बिस्मार्क। लेकिन बिस्मार्क भी ये बात जानता था कि विलियम प्रथम के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विलियम प्रथम एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे अगर सपोर्ट करेगा तो मैं जर्मनी को, जो जर्मनी पर जो आक्रमण करके रखा है, जो अलग शासक, जो अलग राजा, अलग शासक जो करके रखा है, मैं उसको हटा सकता हूं। लेकिन मुझे उसके लिए विलियम प्रथम की पूरी समर्थन चाहिए। तो चलिए मैं इस प्रश्न को आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहली बात समझने की बात यहां पर यह है, विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था। यानी विलियम प्रथम जो है वो राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था और कहता है उसने जर्मनी में, सबसे पहली बात ना, विलियम प्रथम जो है ना, मैंने अभी क्या बोला कि वो राष्ट्र के प्रति अच्छा व्यवहार रखता था। कौन? विलियम प्रथम। इसीलिए तो उसने बिस्मार्क को लाने का फैसला किया, ठीक है। उसने जर्मनी की औद्योगिक क्रांति की हवा तेज कर दी, क्योंकि वहां के लोगों के साथ, वहां के मजदूरों के साथ औद्योगिक क्रांति में बड़ा जो है बदल फेर होता था, उनके साथ ज्यादा काम लिया जाता था और उसे जो
मजदूरी उसे कम दिया जाता था। इस वजह से उसने उस लोगों के अंदर उत्साह जगाया और जर्मनी के लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा करवाया, और उसी आक्रोश का फायदा उठाने के लिए उसने ठीक टाइम पे लोगों के अंदर एक जुनून पैदा किया, और ठीक टाइम पे उसी ने उस वक्त बिस्मार्क को अपनाया। और तुम तो जानते हो कि बिस्मार्क एक हीरो था जिसे रक्त और लौह की नीति अपनाना बड़ी आसानी से आता था। वो दुश्मनों की छक्के छुड़ा देते थे क्योंकि वो 10 दुश्मनों से डरते नहीं थे, और अपने से बड़े दिग्गज सेनाओं से भी नहीं डरते थे क्योंकि वो बहुत ही मास्टरमाइंड और कूटनीतिक ख्यालात के व्यक्ति था। फिर सुनो, क्रांति की हवा तेज कर दी और सबको एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा। विलियम ने जर्मनी की एकीकरण के लिए उसने महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। मतलब चांसलर मतलब वहां के चलाने वाले एक व्यक्ति चुना जिसका नाम रखा गया बिस्मार्क। और बिस्मार्क ही ऐसा व्यक्ति था जो उसे कूटनीति का ख्यालात बहुत ज्यादा आता था, उसे राजनीति चलाना अच्छे से आता था और दुश्मनों का छक्के छुड़ाना उसको अच्छे से आता था। इसीलिए उसने विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। चांसलर बोले तो वहां का राजा बनाया, यानी वहां का जो पूरा दारोमदार यानी उसकी पूरी भार उसके कंधे पे दिया, और उसने जर्मनी के लोगों को लेकर के बिस्मार्क ने एक बड़ी क्रांतिकारी किया और उसने रक्त और लौह की नीति अपनाया। जिसने माना तो ठीक है, जिसने ना माना तो उसे रक्त और लौह में लहूलुहान कर दिए। बिस्मार्क का मानना था अगर जर्मनी का एकीकरण चाहते हो तो रक्त और लौह की नीति को अपनाना होगा। अगर जीत चाहते हो तो सामने वाले को एक बार कहो माना तो ठीक है, वरना सर से धर अलग कर दो, कहानी खत्म कर दो, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कहानी खत्म। फिर क्या कहता है, अगर विलियम प्रथम अपना समर्थन न दिया होता तो, ये सवाल ही ना पूछा कि अगर संभव ना होता तो, कोई कहता है कि अगर विलियम प्रथम अपना समर्थन न दिया होता तो बिस्मार्क रक्त और लौह का रक्त और नीति को नहीं कामयाब कर पाता और ना ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाता। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों के सामने जो मैंने प्रश्न 2 रखा था वो दोनों प्रश्न का मैंने जवाब आप लोगों को समझा दिया। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अपना जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरी की कामयाबी के बारे में सोचना बंद करो। अगर कामयाब होना है तो खुद को झांको, क्योंकि तुम में भी एक काबिलियत है। अगर जीतना है तो खुद को पहचानो। दूसरे की पहचान से अपनी पहचान नहीं बनती। अपनी पहचान बनाना है तो खुद के अंदर झांको और जीत तुम्हारे बहुत करीब है। समझे? मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।